वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यूक्रेन में 2 दिन से हो रहे हमलों के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। 16,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक इस वक्त वहां हैं। इनमें वहां पढ़ने गए भारतीय विद्यार्थियों की संख्या भी खासी है। गुजरात के 2,500, उड़ीसा के 1,500, तमिलनाडु के 900 से ज़्यादा, केरल के 400 और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों के विद्यार्थी इनमें शामिल हैं। ऐसे में इनके परिजनों का परेशान होना स्वाभाविक है। लगातार मिसाइलों के धमाकों, गोलियों की आवाज़ और टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच ये भारतीय नागरिक जिस संकट और मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं, उसकी कल्पना भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्यार्थी अपने परिजनों को जो वीडियो भेज रहे हैं, उससे पता चलता है कि किस तरह ये लोग पल पल काट रहे होंगे। हमलों से बचाव के लिए लोगों को छोटे छोटे बंकरों में रखा गया है। खाने पीने के सामान के लाले पड़ रहे हैं। मार्शल लॉ लग जाने के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। किसको पता है कि कहाँ मिसाइलें गिरेंगी। कहने को यूक्रेन में भारतीय दूतावास सक्रिय है और अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के अभियान में दिन रात जुटा है, पर वहाँ जिस तरह के हालात हैं, उसमें दूतावास के लिए इतने सारे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें स्वदेश भेजना कठिन काम है। हालांकि दूतावास ने कई दिन पहले परामर्श जारी कर भारतीयों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने को कह दिया था। इसके बाद 20,000 लोगों ने वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था। इनमें से अब तक सिर्फ 4,000 लोग ही लौट पाए हैं। वैसे हर कोई इस उम्मीद में रहा होगा कि युद्ध टल जाएगा, पर अब यूक्रेन ने दूसरे देशों के यात्री विमानों के लिए अपने हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं। ऐसे में विदेशी विमान वहां जा नहीं सकते। 2 दिन पहले भारत का एक विमान कीव के लिए गया भी था, लेकिन उतरने की इजाज़त नहीं मिलने से खाली दिल्ली लौट आया। इसलिए भारतीयों को अब पहले सड़क मार्ग से हंगरी और रोमानिया ले जाया जा रहा है और फिर वहां से भारत के विमान इन्हें लेकर स्वदेश पहुंचेंगे। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत की सरकार देर से चेती। सरकार जो कदम अब उठा रही है, वे अगर एक पखवाड़े पहले उठा लिए जाते तो आज जैसा हाहाकार नहीं मचता। ऐसा भी नहीं कि सरकार को इस बात का अनुमान नहीं रहा होगा कि यूक्रेन में आने वाले दिन कैसे होंगे। युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश तो पहले ही अपने नागरिकों को बचाने के काम में जुट गए थे। सवाल है कि हम आखिर किस इंतज़ार में बैठे रहे। हालांकि ऐसे ही संकट भरे दौर में भारत ने पहले भी दूसरे देशों से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाई है। पिछले साल तालिबान से
के सत्ता हथियाने के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का मामला रहा हो या इराक में फंसे अपने नागरिकों को बचाने का अभियान हो, सरकार ने इन कामों को बखूबी किया था। 3 दशक पहले जब कुवैत पर हमला कर दिया था, तब भी कुवैत में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया था। ऐसा नहीं कि हमारे पास तजुर्बे या संसाधनों का अभाव है, पर नीतिगत स्तर पर होने वाले फैसलों में देरी से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसे समय जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक बदलाव के प्रबल आसार उभर आए हैं, तब भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल तेज करना और आवश्यक हो जाता है। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस प्रधानमंत्री ने रक्षा बजट से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से जोर दिया। इस दौरान उन्होंने यह उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में जहां रक्षा सामग्री के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं रक्षा खरीद में गड़बड़ी का सिलसिला बंद हुआ है। इसके बावजूद इसकी आवश्यकता बनी हुई है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करे। यह इसलिए और आवश्यक हो गया है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने में जुट गए हैं। इन प्रतिबंधों का असर रूस से होने वाली रक्षा सामग्री की खरीद पर भी पड़ने की आशंका है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत की करीब 60% रक्षा सामग्री रूस से ही आती है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि विदेश से हथियार खरीदने की प्रक्रिया जटिल और लंबी होती है। कई बार तो जब तक आयातित रक्षा सामग्री हमारी सेनाओं तक पहुंचती है, तब तक उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। यह भी एक सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में इतनी होड़ है कि प्रतिद्वंदी कंपनियां एक दूसरे के उत्पादों के खिलाफ मुहिम छेड़ती रहती हैं। इससे उपयुक्त रक्षा सामग्री को लेकर असमंजस पैदा होता है और वह रक्षा सौदों में देरी का कारण बनता है। वैसे तो आदर्श स्थिति यह है कि भारत हथियारों की होड़ से बचे, लेकिन जब तक पाकिस्तान और चीन के रुख रवैये में बदलाव नहीं आता, तब तक हमें अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर सजग रहना ही होगा। निस्संदेह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कि इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र आगे आए और वह सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करे। यह ठीक है कि हाल के समय में रक्षा सामग्री के आयात पर पाबंदी लगाने वाली 2 सूचियां जारी की जा चुकी हैं और तीसरी सूची भी शीघ्र आने वाली है। लेकिन हमारा लक्ष्य हर तरह के हथियारों और
उपकरणों का निर्माण देश में ही करने का होना चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकेंगे। स्टॉप।